हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैंने कल आपको क्लास करवाई थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि थी जीन पियाजे की। ठीक है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है और कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, पियाजे ने दी है। और उसमें हमने कुछ टर्म पढ़ी थी जैसे स्कीमा, असिमिलेशन, एडेप्टेशन। ऐसे ही आज की भी हमारी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और इसकी हर लाइन, हर पॉइंट चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ जो मेन बातें इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले तो जो ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये किसने दी है, तो गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। मोरल का मतलब क्या होता है, नैतिक डेवलपमेंट विकास, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का यही बन जाता है कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो वो कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे पहले तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। मोरल मतलब मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये बच्चा जब छोटा होता है ना तब से लेकर और अंत तक ये क्या होती है, चलती रहती है। तो एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, एक हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम मोरलिटी का यूज़ करके, यानी कि नैतिक सिद्धांतों का यूज़ करके, हमारे मोरलिटी का यूज़ करके, मोरलिटी या फिर नैतिक तर्क। ठीक है, नैतिक तर्क का यूज़ करके सही और गलत के बारे में बता सकें। ठीक है, नैतिक तर्क का यूज़ करके सही और गलत का फ़र्क बता सकें, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें बता सकें, डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो ये क्या होती है, मोरलिटी होती है। और मोरलिटी क्या, इसी को ही हम पढ़ेंगे हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि हमारे जीन पियाजे ने कुछ टर्म दी थी ना, ऐसे इन्होंने भी कुछ टर्म दी हैं। ठीक है, और वो टर्म पहले तो इन्होंने कुछ टर्म दी हैं और फिर इन्होंने स्टेजेस दी हैं। तो पहले हम कुछ टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने मोरल रियलिज़म की बात की है। ठीक है, मोरल रियलिज़म। ठीक है, मतलब कि मोरलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब मोरलिटी कैसे होगी, जब इंसान को ये चीज़ पता हो, अपनी नैतिकता का यूज़ करके, अपनी नैतिकता का यूज़ करके, अपनी मोरलिटी का यूज़ करके ये बता सके कि भाई हाँ ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, तो हम इस बात को फॉलो करेंगे, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सिग्नल को तोड़ना गलत बात होती है, तो अपनी मोरलिटी का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इसी को ही हम पढ़ते हैं हमारी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो उससे कुछ टर्म दी हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिसमें से पहली टर्म हमारे पास है मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है कि जो भी रूल्स बनाए गए ना वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, रूल्स आर अनचेंजेबल। ठीक है, जो भी रूल्स बनाए ना उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और जो भगवान के समान मानते हैं रूल्स को भी। ठीक है, किसके समान मानते हैं, भगवान के समान मानते हैं। ठीक है, भगवान के तुल्य। भाई ये रूल बना दिया ना तो फिक्स है, भाई हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, हमें सिग्नल्स को नहीं तोड़ना तो नहीं तोड़ना। ठीक है, चाहे वहाँ से हमें चोरी नहीं करनी तो नहीं करनी। ठीक है, तो ये मोरल रियलिज्म होता है, यानी कि जो रूल्स है ना वो अनचेंजेबल है, वो भगवान के समान है। भाई इनको तोड़ दिया, समझ लो कि भगवान को हमने नाराज़ कर दिया। तो ऐसे होते हैं मोरल रियलिज्म। ठीक है, फिर दूसरी टर्म आती है हमारे पास मोरल डिलेमा। ठीक है, मोरल डिलेमा। ठीक है, मोरल मतलब नैतिक और डिलेमा मतलब होती है दुविधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ठीक है, क्रिएट कन्फ्यूज़न बिटवीन टू डिसीजंस। भाई हमारे सामने दो डिसीज़न होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या करता है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, भाई ये चीज़ सही है या गलत है, कौन सी वाली चीज़ हम चूज़ करें, कौन सी वाली चूज़ ना करें। तो ये दो जो डिसीज़न होते हैं ना उनके बीच में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। जैसे कि मान लो जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, मान लो कि हमारा स्टेट का एग्ज़ाम है।
ठीक है, और साथ में हमारे घर में शादी है, ठीक है। तो अब हमारे पास कन्फ्यूज़न है दोनों चीज़ों के बीच में कि भी मुझे शादी अटेंड करनी है या फिर मुझे स्टेट का एग्ज़ाम देना। तो ये बेसिकली क्या है, मोरल डिलेमा है, यानी कि नैतिक एक दुविधा है दिमाग के अंदर कि भैया मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आती है, हमारी मोरल डिलेमा आती है। अब थर्ड टर्म हमारे पास आती है मोरल रीजनिंग, ठीक है। थर्ड टर्म आती है हमारे पास मोरल रीजनिंग, ठीक है। जैसे मोरल रियलिज्म था, मोरल डिलेमा था, मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रूल कैन बी चेंज्ड, रूल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट क्या देखी जाएगी, इंटेंशन देखी जाएगी, भाई आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास स्टेट का एग्ज़ाम था और शादी भी थी। अब मुझे पता है कि स्टेट के एग्ज़ाम के तुरंत बाद मेरी वैकेंसी आएंगी, तो भाई मैं स्टेट के एग्ज़ाम को दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने रूल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि भाई मैं शादी में नहीं जाऊँगी, ठीक है। सपोज स्टेट का एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद में फिर से मतलब फिर एग्ज़ाम है और कोई भी वैकेंसी भी नहीं है, और मतलब मेरी इकलौते भाई की शादी है, तो उस टाइम पे फिर मेरा क्या हो सकता है, भाई मैं कह सकती हूँ कि मैं शादी में जाऊँगी। तो यहाँ पे क्या है कि रूल को चेंज कर सकते हैं, बट आपकी जो इंटेंशन होएगी ना पीछे की, वो देखी जाएगी कि आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। अभी इन्होंने फोर्थ टर्म थी मोरल कोऑपरेशन की, ठीक है। मोरल कोऑपरेशन यानी कि नैतिक सहयोग, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर भी कोई रूल है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैनी पीपल टुगेदर कैन चेंज द रूल, बहुत सारे लोग है ना मिलकर क्या है, रूल को चेंज कर सकते हैं। भाई कोई रूल बना दिया, पर वो हमारी कोई रूल था मान लो कि, पर वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी समाज के लिए सही नहीं था। जैसे कि पहले औरतें हैं, जैसे कि उनको भाई घूंघट करना होता था, एक घूंघट प्रथा होती थी। फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर कहा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, तो जो चीज़ें हमारी समाज के, हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए सही नहीं है, तो उसको मिलकर बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, रूल को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, मोरल कोऑपरेशन, नैतिक सहयोग, ठीक है। तो अब जो कोलबर्ग थे ना, पहले तो इन्होंने 4 टर्म समझाई भी, मोरल रियलिज्म के बारे में बताया, मोरल डिलेमा के बारे में बताया, फिर मोरल रीजनिंग बताई, फिर मोरल कोऑपरेशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर इन्होंने एक हेंज डिलेमा के बारे में बताया, ठीक है। हेंज की स्टोरी सुनाई, एक हेंज नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी एक स्टोरी सुनाते हैं ये, और फिर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो कि मैं अब आपको वर्बली सुनाऊंगी, आपको वो स्टोरी ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो जो हेंज डिलेमा सुनाते हैं, जो हेंज होते हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ होती है वो बीमार होती है, ठीक है। जो हेंज है उनकी जो वाइफ है वो बीमार होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर बोलते हैं भी आपकी वाइफ है, इनकी डेथ हो जाएगी, तो आपको ये वाली दवाई लेके आनी है, ठीक है। इनको दवाई का नाम बता देते हैं। फिर ये जाते हैं केमिस्ट के पास, केमिस्ट की शॉप पे दवाई लेने, ठीक है। फिर केमिस्ट क्या करता है कि भाई दवाई का रुपये तो मान लो 100 रुपये प्राइस है, लेकिन वो 10 टाइम्स प्राइस लेके बोलता है भाई 1000 रुपये दो, वरना मैं तुम्हें ये दवाई नहीं दूंगा, ठीक है। और हेंज क्या करता है कि मेहनत करके भी पैसे जुटाता है, लेकिन वो सिर्फ उसके पास 500 रुपये होते हैं, तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास 500 रुपये है, मेरे को ये दवाई दे दो, मेरे को ये मेडिसिन दे दो। बट जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो दवाई देने से मना कर देता है। तो ऐसे में क्या करता है, वो रात में चोरी कर लेता है, ठीक है, रात में चोरी कर लेता है ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। तो हेंज ने इस तरीके से क्या करता है, वो कहानी सुनाता है, एक स्टोरी सुनाता है बच्चों को। और बच्चों को स्टोरी सुनाते वक्त क्या कहता है कि बेहेंज होता है, एक जो कोलबर्ग हैं वो स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, और बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। और बच्चे कौन सी एज के थे, बच्चे थे 10 से लेकर 16 साल की एज के थे, और क्या थे, मेल बॉयज़ थे मोस्ट सभी, ठीक है, मेल बॉयज़ थे, ठीक है। तो कोलबर्ग हेंज डिलेमा सुनाते हैं बच्चों के सामने और बोलते हैं कि हेंज की वाइफ बीमार होती है, केमिस्ट के पास जाता है, ऐसे ऐसे दवाई लेता है, फिर उसको क्या करना चाहिए। तो और फिर वैसे चोरी कर लेता है। तो फिर वो कुछ बच्चों से क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या करता है, ये पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भाई उसको चोरी करनी चाहिए था कि नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत होता है, चोरी करना पाप होता है। भाई चोरी करना तो एक तरीके से गलत बात होती है, मतलब कानूनी तरीके से भी गलत है। कुछ लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया इसको। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, अगर वो किसी की जान से ज़्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं रूल्स को। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस करे बच्चों को, और फिर उन क्वेश्चंस के बेसिस पे इन्होंने कुछ स्टेजेस दी, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक सी बात,
अब जैसे बच्चों के सामने इन्होंने कहानी सुनाई थी, ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये कौन क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, क्रिटिसाइज बाय कैरोल गिलीगर, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को कौन क्रिटिसाइज करता है। जैसे ये थ्योरी इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं और ये थ्योरी कंप्लीट थ्योरी भी है, ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं कौन, कैरोल ग्रीगर, क्योंकि वो ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने ये जब स्टोरी सुनाई ना तो सिर्फ आपने मेल बॉयज़ को कंसीडर किया, आपने गर्ल्स को कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो मेल बॉयज़ होते हैं ना वो जस्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आपकी जो ये स्टोरी है या जो आपकी ये जो थ्योरी है ये गलत है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करती हैं, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो ये कौन थी, हमारी जो कैरोल ग्रेगर। तो यहाँ पे से इम्पोर्टेंट है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किन्होंने दी, मोरल रियलिज्म क्या है, डिलेमा क्या है, रीजनिंग क्या है, कोऑपरेशन क्या है। हिंज डिलेमा की अब पूछ लिया जाए कि स्टोरी किसकी थी, तो हिंज डिलेमा के बारे में कोलबर्ग सुनाते हैं। कितने इसके बच्चे लिए गए थे, 10 से 16 के लिए गए थे और कौन लिए गए थे, मेल बॉयज़ लिए गए थे, ठीक है। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, अब जो ये थे ना कोलबर्ग, ठीक है, कोलबर्ग ने क्या किया, 3 तो लेवल्स दी इस बच्चों के क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस पे, 3 लेवल दी। और अगर स्टेज देखें तो स्टेजेस कितनी, 6 स्टेजेस दी, ठीक है, जो कि हम अब आगे पढ़ेंगे। तो कोलबर्ग ने बच्चों के जो भी आंसर्स थे, ठीक है, और कुछ जो भी उसने ऑब्जर्व किया उनके बेसिस पे उन्होंने 3 तो लेवल दी, ठीक है। फर्स्ट लेवल इज़ प्री कन्वेंशनल, सेकंड लेवल इज़ कन्वेंशनल और थर्ड लेवल इज़ पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और 6 स्टेजेस भी, ठीक है। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। और जो कन्वेंशनल है उसमें 2 स्टेज हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और पोस्ट कन्वेंशनल में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे कर कर हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस थी, तो टोटल 6 स्टेज होगी और हमारे पास 3 लेवल्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि जो गुड, सबसे इम्पोर्टेंट तो जैसे इसके बारे में पूछा जाता है एक तो कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज में आता है, तो कन्वेंशनल के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस में आता है, तो पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आएगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल किसके अंदर आएगा, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर आएगा, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट किसके अंदर आएगा, प्री कन्वेंशनल के अंदर आएगा। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज प्री कन्वेंशनल। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, शायद इसके बारे में था या फिर इसके बारे में कि पूछा गया था कि ये जो लेवल ऑफ मोरालिटी है, कोलबर्ग की थ्योरी है जो, उसमें ये कौन सी लेवल के अंदर आते हैं। तो इसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंट है तो कन्वेंशनल में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है तो पोस्ट कन्वेंशनल में, ठीक है। सो प्री कन्वेंशनल में क्या होता है कि बच्चों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे मोरालिटी नहीं होगी। और मोरालिटी क्या होगी, इम्पोज्ड होगी, आउटसाइड से इम्पोज्ड की जाती है, ठीक है, आउटसाइड से इम्पोज्ड की जाएगी। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर मोरालिटी नहीं होती है और आउटसाइडरली इम्पोज्ड होती है। और यहाँ पे कितने साल के बच्चे होते हैं, मतलब यहाँ पे होते हैं 4 से लेके 10 साल के बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। सो प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर कोई मोरालिटी नहीं होती है, आउटसाइड से मोरालिटी को इम्पोज किया जाता है। और यहाँ पे 4 से 10 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट स्टेज ही दिखा रखी है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कि पनिशमेंट के डर से ना वो मोरालिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, मोरालिटी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं पनिशमेंट के डर से और भी ओबीडियंस के डर से। यानी कि अगर मान लो मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे को मेरी टीचर डांटेगी या पिटाई करेगी, मेरे पेरेंट्स डांटेंगे। तो बेसिकली क्या है, आउटसाइड इम्पोज्ड है मोरालिटी, उसके अंदर कोई मोरालिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, यानी कि इस स्टेज को क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट स्टेज भी बोलते हैं और ईगोसेंट्रिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्टेज भी बोलते हैं, इकोसेंट्रिक स्टेज भी बोलते हैं और सेल्फ सेंटर्ड स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि भाई तूने मेरी पेंसिल तोड़ी है ना, तो मैं भी तेरी पेंसिल तोड़ूंगा, तूने मुझे धक्का दिया तो मैं भी तुझे धक्का दूंगा, ठीक है। जैसे कि बच्चा, आपने देखा होगा कि भी उसने मेरे को बाय किया तो मैं भी उसको बाय करूँगा, ठीक है, ये ऐसे खेल रहा तो मैं भी ऐसे खेलूँगा। तो ये क्या होती है, टिट फॉर टैट की स्टेज होती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, सिर्फ वो अपने आप की ज़्यादा सुनते हैं, अपने आप पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मोरलिटी नहीं है इस स्टेज के अंदर, मतलब आउटसाइड मोरलिटी है, उनको मोरलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज आती है कन्वेंशनल वाली। तो यहाँ पे मोरलिटी तो आ जाती है बच्चों के अंदर, भाई थोड़ी चीज़ें हाँ आ जाती हैं, बट मोरलिटी किस तरीके से आती है कि भाई हाँ मोरलिटी तो है, बट वो जो सही या गलत है ना उसके बारे में सवाल नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि उनको दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना है, ठीक है। यही है हमारी जो थर्ड स्टेज है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। भाई इसको हम क्या बोलते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्टेज भी बोलते हैं। जैसे कि आपने क्लासरूम में देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मैम को या टीचर के फेवरेट बनने के लिए बोलते हैं कि मैम आपने तो कल टेस्ट दिया था, मैम आपने कल होमवर्क चेक करने को बोला था, मैम आपने नोटबुक चेक करने को बोला था। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली गुड बुक्स में आने के लिए ऐसी करते हैं। तो उनको पता होता है कुछ चीज़ों के बारे में कि भाई हाँ ये चीज़ सही नहीं है, ये मैं यहाँ पे टीचर गलत बोल रही है, बट वो क्या टीचर को, मतलब टीचर के अच्छा नज़रों में अच्छा बनने के लिए क्या करते हैं कि ये नहीं बोलते कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो मोरलिटी की तो नॉलेज हो जाती है उनको, बट सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में वो नहीं बोलते। क्यों, ताकि उनके रिलेशनशिप अच्छे रहें, ठीक है। फिर फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंट। यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है। भाई स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। जैसे कि कुछ बच्चे ना वो ऐसे बोलेंगे कि भाई हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, चोरी करना गलत होता है, तो हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वो इसने कानून को तोड़ा, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं होता है कि कोई चीज़ से, बस ये स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, लॉ और ऑर्डर को फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल थर्ड स्टेज, और इसके अंदर क्या होती है, मोरालिटी होती है, ठीक है, और हाई लेवल की मोरालिटी होती है। और यहाँ पे क्या है, ये चीज़ सही है तो हम इसको फॉलो करेंगे, ये चीज़ गलत है तो इसको फॉलो करेंगे। जैसे कि फिफ्थ इसी लेवल के अंदर आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटे, यानी कि ओरिएंटेशन, यानी कि कुछ बच्चों ने कहा कि भी किसी इसकी जान से बढ़कर थोड़ी ना हो सकती है कोई दवाई, तो इन्होंने कहा कि भी उसका चोरी करना क्या था, सही था, ठीक है, चोरी करना सही था। तो जो भी चीज़ें या जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए हैं, हमें उनको बदल देना चाहिए, ठीक है। उनको भी हम तोड़ भी सकते हैं जब उस चीज़ की ज़रूरत हो। तो यहाँ पे क्या होते हैं, भी मोरालिटी होती है, हाई लेवल की मोरालिटी होती है, और सही क्या है गलत क्या है इसकी भी फ़र्क नॉलेज होती है। और या क्या है ये चीज़, ये इस रूल को हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में क्या होती है, हाई लेवल मोरालिटी, मतलब हाईली मोरल पर्सन होते हैं, ठीक है। इनको दुनियादारी से, समाज से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या होते हैं, अपने जो होते हैं ना रूल रेगुलेशंस पे चलते हैं, ठीक है, अपने रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, इनको पता होता है कि भाई इस चीज़ करने से ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। भाई इनको पता है कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा ना तो मेरे ऊपर केस हो सकता है, तो ऐसे इन चीज़ों के बारे में इनको पता होता है। बट क्या सोसाइटी के भले के लिए क्या करते हैं, ये भी सभी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको भगत सिंह का, ठीक है, जैसे भगत सिंह था, उनको पता था कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे ऊपर केस होगा, मेरे को जेल में डाल देंगे, बट फिर भी वो क्या कर रहे थे, वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ऐसे ही जैसे स्वामी विवेकानंद है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है, तो ये क्या है, हाई लेवल के मोरालिटी होती है इनके अंदर भी, इनको पता होता है, ये क्या होते हैं, काफ़ी मतलब अड़िग होते हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी बात को लेकर अड़िग होते हैं, अपने डिसीजन को लेकर अड़िग होते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, हाई लेवल की मोरालिटी होती है। तो ये था लेवल्स ऑफ मोरालिटी, जो कि था कोल्सबर्ग का एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैंने टॉपिक्स कराए ना आपको, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये पूरा और ये पूरा। और यहाँ से आपको कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से इन स्टेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा, तो 2 मार्क्स तो आपके फिक्स होते ही होते हैं, और 2 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए होप आपको क्लास समझ में आई हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।